हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आमिर। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट इन्फरेंसेस के, कंक्लूजन के, एजम्पशंस के थ्रू आउट आपको इस क्रिटिकल रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। स्मार्ट कीड़ा के चैनल पर जाकर आप मेरे क्रिटिकल रीजनिंग की सीरीज़ को टैप करके, जब प्लेलिस्ट वाले पॉइंट पे आप टैप करोगे, वहाँ पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको ये सारे लेसन आपको थ्रू आउट 1 to 17 जब आप देखोगे, जिसमें से 3 लेसन शुरू के लेसन 1, 2 and 3 बेसिक नॉलेज के होंगे, और बाकी जो छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं एग्जाम्स में जो आते हैं, जैसे एजम्पशंस के, इन्फरेंसेस के, कंक्लूजन्स के, वो सब मैंने डिस्कस किए हैं। स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग वगैरह भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज फिर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो टारगेट है वो मेंस लेवल एग्जाम्स का है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो आरआरबी, थोड़ा सा लेवल आरआरबी का लो होता है एज पर कंपेयर टू आईबीपीएस मेंस। ठीक है, तो काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, और मैं बहुत तेजी से इनको डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक जिस्ट मिल जाए कि किस तरीके के सवाल मेंस लेवल के हमें देखने को मिलेंगे आरआरबी के एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुत तेजी से। मैं पहले डायरेक्शंस दूंगा आपको। ठीक है, डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शंस को पढ़ना, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि कितने ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे और हमें करना क्या है सवाल में। इन द क्वेश्चन बिलो अ स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय 3 सिचुएशंस व्हिच मे और मे नॉट डिपिक्ट रीजंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बहुत ही छोटा सा पैसेज है, 2 लाइनर 3 लाइनर यहाँ पे पैसेज है, और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, और आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इसके लिए नीचे जो पूछे गए सवाल के लिए एक परफेक्ट रीजन होगा। देखिए नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए। ठीक है ना, तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे और फिर नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसके ऑप्शंस देखेंगे। तो फॉरगेट मनरेगा, ठीक है, ये हमारी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके बारे में बात हो जा रही है। द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ये तो हमें पता ही है कि गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है। इसमें आपको फिक्स वेजेस मिलती हैं, प्रॉपर काम मिलता है डेली, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसको फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए। सेकेंड प्रीमाइस कहता है द माइग्रेशन इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एवेन्यू दो नॉट एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है माइग्रेशन की। ठीक है, जब माइग्रेट करता है एक बंदा, एक यूपी बिहार से अगर कोई लेबरर है वो माइग्रेट करता है हरियाणा में फॉर बेटर वेजेस, तो उसमें वहाँ पर उसको अच्छा काम मिल रहा है, प्रॉपर उसको वेज मिल रही है, क्योंकि मनरेगा में तो उससे फिक्स वेज मिलती थी, वहाँ पर उसको कुछ थोड़े से बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, तभी तो वो माइग्रेट कर रहा है। बहुत से लोग आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया जाके काम करते हैं, वहाँ उनको बेटर वेजेस मिलती हैं, और वो फिर रिवर्ट बैक करते हैं वो पैसा जो वो कमाते हैं, अपनी फैमिलीज को भेजते हैं इंडिया में, तो उससे प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो काफ़ी सक्सेसफुल एवेन्यू रहा है थ्रू आउट, ये बताने की कोशिश की गई है। जबकि ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है जैसे कि मनरेगा। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं कि आप माइग्रेट करें। ठीक है, अभी हाल ही में हमने देखा जब कोविड-19 की सिचुएशन थी तो माइग्रेटरी लेबरर्स का नाम बहुत आ रहा था। काफ़ी दुख वाली बात है कि अपने ही देश में हमें अपने लेबरर्स को माइग्रेटरी लेबरर्स बोलना पड़ा। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा इमोशनल नहीं होंगे हम, और हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन दैट माइग्रेशन इज फार बेटर देन मनरेगा। मतलब हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो कि एक वैलिड रीजन है कि माइग्रेशन जो है वो मनरेगा से बेटर होगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं बहुत तेजी से। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहली सिचुएशन क्या कहती है? नोट दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड अब्रॉड मोस्टली टू द गल्फ एंड वुड नॉट शो अप इन द सेंसस डेटा, but millions of workers fall into this category and total forex remittances to India have been around $80 billion a year। अब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया है अब्रॉड, गल्फ गए हैं वो, और वहाँ से काफ़ी सारा रेमिटेंसेस भेजते हैं, लगभग $80 बिलियन भेजते हैं वो इंडिया में। क्या ये एक वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से मनरेगा से बेटर है माइग्रेशन? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, ये तो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल परफेक्ट रीज़न हो सकता है। सेकेंड क्या कहता है? Migrants from UP and Bihar double their income or daily earnings by migrating to Punjab and Haryana for work। और ये भी हमने अभी डिस्कस किया, माइग्रेशन होता है बिल्कुल, यूपी बिहार से लेबरर्स जाते हैं अपना पैसा और ज़्यादा कमाने के लिए, डेली अर्निंग्स के लिए, वो पंजाब हरियाणा जाते हैं, वहाँ पर उनको अच्छे वेजेस मिलते हैं। तो क्या ये एक परफेक्ट रीज़न हो सकता है?
जिसकी वजह से मनरेगा से बेटर है माइग्रेशन? बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक बिल्कुल परफेक्ट रीजन है। तो 2 रीजन तो बिल्कुल कंफर्म आ रहे हैं। तीसरा देखते हैं, मनरेगा एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बट इन टर्न इंक्रीजेस द पार्टिसिपेंट्स डिपेंडेंस ऑन स्टेट। यहाँ पर मनरेगा के बारे में कुछ बात की गई है कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस तो करता है, ठीक है ना, इट एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी बट इट इंक्रीजेस द पार्टिसिपेंट्स डिपेंडेंस ऑन द स्टेट। यानी कि अब बंदा डिपेंड है स्टेट के ऊपर, स्टेट ने कहा हम आपको 220 रुपये पर डे देंगे, आपको काम करना है। अब अगर आपको कहीं 500 रुपीज़ पर डे मिलेगा, आप वहाँ नहीं जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, आप स्टेट पे डिपेंड हो काम के लिए। हो सकता है किसी दिन स्टेट के पास काम ना हो, आपसे कहा नहीं अभी मत आना, अभी 1 महीने के बाद आइएगा, अभी हमारे पास इधर कोई काम नहीं। तो आप डिपेंड हो गए स्टेट के ऊपर। मनरेगा में तो एनरोल तो होने के बाद आप इतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं हो सकते, ठीक है ना, दोनों चीज़ों से बाउंड है। क्या ये एक परफेक्ट रीज़न है? जी नहीं, ये एक परफेक्ट रीज़न नहीं है कि मनरेगा का कंपेरिजन नहीं हम कर सकते इस समय। यहाँ पर इस रीज़न को लेकर के क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि माइग्रेशन बेटर है और मनरेगा कम है उससे बेटर? जी नहीं, हम नहीं एग्जैक्ट बोल सकते, ये एक परफेक्ट रीज़न नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि मनरेगा में कुछ खामी ज़रूर है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये पता है कि मनरेगा में कुछ खामी है, बट माइग्रेशन इज़ बेटर देन मनरेगा बिकॉज फर्स्ट 2 रीजन्स क्लियरली डिपिक्ट दैट। यहाँ पर मनरेगा के बारे में सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई कि हाँ इट इंक्रीजेज द पार्टिसिपेंट डिपेंडेंस ऑन द स्टेट। अब वो अच्छी है या बुरी, ये तो हम एनालाइज ज़रूर कर रहे हैं अभी अपने माइंड से, ठीक है। अगर वो स्टेट पे डिपेंड है और स्टेट उनको फिक्स काम दे रहा है पर डे, ठीक है, ये हो सकता है ये उनके लिए अच्छा भी हो। बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार स्टेट मुझे डेली काम दे रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है, और ये उनके लिए बुरा भी हो सकता है कि उनको फिक्स वेजेस मिल रहे हैं। तो हम कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ये ऑप्शन एक बेटर आंसर है कि नहीं है। इस पर हम कुछ बहुत अच्छा आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि मनरेगा इज लेस एप्लीकेबल दैन माइग्रेशन यहाँ पर, ठीक है। तो 1 और 2 तो क्लियर रीजन है, तीसरा कंफ्यूज करता है हमें काफ़ी हद तक, एम्बिग्युइटी ला रहा है हमारे माइंडसेट में। यहीं हम थोड़ा सा फॉल्ट कर जाते हैं, यहाँ पर हम ये नहीं चीज़ देख पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ लास्ट स्टेटमेंट में भी बताया था कि मनरेगा एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये तो क्लियरली बताया गया था, ठीक है। थोड़ा ये कंफ्यूज करता है, इसीलिए हम 3 को कंसिडर अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ओनली 1, बोथ 1 and 2, ओनली 2, ऑल ऑफ 1 2 3, नन ऑफ 1 2 3। कौन सा आंसर होगा? बोथ 1 and 2 हमारा क्लियर आंसर होगा, हम इस पर टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन सी कंफ्यूजिंग है, एम्बिग्यूअस है, ठीक है। ए और बी एकदम कंफर्म आंसर्स थे, पर तीसरा हमें बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं बता रहा था। हमें बस इतना बता रहा था कि मनरेगा जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, वो तो हमें पता ही था सेकंड प्रीमाइस में, इसमें नया क्या था। और तीसरा उन्होंने कहा कि स्टेट पे डिपेंड हो जाते हैं, पर क्या इस चीज़ को लेकर के मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ कि वो माइग्रेशन से नीचे है? नहीं बोल सकता, क्लियरली कुछ भी नहीं बोल सकता वहाँ पर, ठीक है। और 1 और 2 में हम क्लियर बोल सकते थे कि माइग्रेशन बेटर इज बेटर देन मनरेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Directions. In this question below, a statement is provided followed by 3 situations which may or may not depict reasons for the given statement. Read the passage and answer the questions that follow. Same वही तरीके का सवाल है, मेरी गुजारिश फिर से वही होगी, आप पॉज जरूर कर दिया करिए क्वेश्चन को और अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, पहले पढ़ लिया करिए और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ते रहिए करिए, सुनते रहा करिए, ठीक है। चलिए पहले पढ़ेंगे पैसेज। इन दिस साइबर डार्क वॉर, unlike the Galwan incursion, India's sovereignty is questioned on daily basis, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई जैसे गलवान के इंसिडेंट्स अभी हुए हैं, वैसे ही हमारा अपना जो साइबर स्पेस है, जो हमारा कंप्यूटर एरिया है, इंटरनेट एरिया है, वो भी एक तरीके का डार्क वॉर है, क्योंकि वहाँ पर भी इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उस पर आप देखोगे कि क्वेश्चन आता है डेली बेसिस पे, वहाँ पर उसमें भी कुछ न कुछ अटैक्स हो रहे हैं हमारे इंटरनेट स्पेस पे। टू चैट वी यूज़ व्हाट्सएप, एन अमेरिकन ऐप, ठीक है। अभी हम जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं वो एक अमेरिकन ऐप है, तो क्या इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल नहीं उठता? हमारा सारा डेटा अमेरिका के एक सर्वर पे जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिसयूज़ की जा सकती है। टू मेक वीडियो कॉल्स वी यूज़ जूम, एन अमेरिकन कंपनी अगेन, ठीक है। जूम हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, वो भी वीडियो चैट्स, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हम कर रहे हैं उसके ऊपर, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन फिर अमेरिका के सर्वर पे जाता होगा। एन अमेरिकन कंपनी ओन बाय अ चाइनीज ओरिजिन अमेरिकन। अब यहाँ पर इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर बात हो रही है, साइबर वॉर के बारे में बात हो रही है, ये तो हमें आइडिया हो गया जिस्ट का, क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था पैसेज। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन दैट गलवान इंसिडेंट कैन बी कंपेयर्ड टू साइबर डार्क वॉर क्वेश्चनिंग इंडिया सॉवरेनिटी। अब हम क्या ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट जो आगे दिए जाएंगे, क्या वो
वैलिड रीजंस होंगे कि गलवान इंसिडेंट कैन बी कंपेयर टू दी साइबर डार्क वॉर। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? चलिए देखते हैं, क्या गलवान वॉर को हम कंपेयर कर सकते हैं साइबर डार्क वॉर से? ऑप्शंस क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कहता है इवन टू ब्लॉक द 59 चाइनीज एप्स द इंडियन गवर्नमेंट वॉज रिलायंट ऑन गूगल एंड एप्पल टू टेक दीज एप्स ऑफ द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर रिस्पेक्टिवली। यानी कि चाइना की जो 59 ऐप्स थी उनको भी बैन करने के लिए हमें एप्पल और गूगल को आग्रह करना पड़ा कि भैया आपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उसको हटा दीजिए। तो क्या ये इससे प्रूव हो रहा है कि गलवान इंसिडेंट जो हुआ था वो हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी के बराबर है साइबर डार्क वॉर में? साइबर स्पेस और गलवान इंसिडेंट दोनों को कंपेयर करता हुआ ये रीज़न बता सकता है ये स्टेटमेंट? जी नहीं, यहाँ तो कुछ और ही बात हो गई। यहाँ पर आपने इंडियन गवर्नमेंट को गूगल और एप्पल का आग्रह बताया कि उनको करना पड़ा ताकि ये ब्लॉक कर सके। तो क्या ये हो सकता है एक वैलिड रीज़न जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि गलवान इंसिडेंट और साइबर डार्क वॉर जो है वो दोनों सेम इंसिडेंट्स हैं इंडिया की सॉवरेनिटी पे? जी नहीं, ये एक वैलिड रीज़न नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं, इट इज़ इम्पेरेटिव टू रिकॉग्नाइज दैट साइबर स्पेस इज लाइक द गलवान वैली एट स्केल। ये तो फिर वही आपने जो मैंने सवाल पूछा उसी को आपने रिवर्ट बैक कर दिया, काउंटर आर्ग्यूमेंट कर दिया, उसी को आपने दोबारा से दूसरी लैंग्वेज में लिख के। क्या एक रीज़न दिया आपने? जी नहीं, कोई रीज़न नहीं दिया आपने। ऑप्शन 3 देखते हैं, टू मीनिंगफुली असर्ट आवर सॉवरेनिटी देयर नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टिव फोकस ऑन सिलेक्ट एरियाज विच लॉन्च इंडिया टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप। अब यहाँ पर कुछ कोर्स ऑफ एक्शन की बात की गई है कि अगर हमें अपनी सॉवरेनिटी को प्रॉपर बचाना है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव फोकस करना होगा, वो भी उन एरियाज पे दैट लीड इंडिया टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप। बिल्कुल भी नहीं, ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम ये बोल सकें कि गलवान इंसिडेंट और साइबर डार्क वॉर पर जो हमारा इस समय इशू है वो सेम है, नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है, इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों ही रीजंस नहीं हो सकते। क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? ओनली 1, बोथ 1 and 2, ओनली 3, ऑल ऑफ 1, 2, 3 या नन ऑफ 1, 2, 3? तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन ई पे हम टिक करेंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप सॉल्यूशन फिर से यहाँ देख सकते हैं। 1 इज आउट ऑफ स्कोप, 2 इज अ वैलिड इन्फरेंस, 3rd इज अ सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन दी ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पैराग्राफ इज गिवन followed by 5 options and each giving a conclusion। यहाँ पे conclusion पूछा है, which may or may not follow। Choose the one which reflects the conclusion that follows। ऑब्वियस ही बात है, जब भी conclusion का क्वेश्चन आएगा एक conclusion होगा, ये तो हमें पता है, सिर्फ एक conclusion होगा, यानी ABCDE में से सिर्फ एक को हमें चूज करना होगा। और सेकेंडली हमें क्या यूज करना है? चीट कोड। चीट कोड क्या होता है? देयरफॉर लगा देते हैं हम और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या मेरा आंसर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए बहुत तेजी से पहले पैसेज पढ़ेंगे। टीचर्स प्रोवाइड क्वेश्चन ब्रेकिंग एंड पेरेंट्स मस्ट टेल चिल्ड्रेन दैट साइंस इज द परज्यूट ऑफ ट्रूथ एंड ट्रू पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा, पर हम इसको समझेंगे कि क्यों ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। यहाँ पर साइंस की बात हो रही है और यहाँ बोला है ऑथर ने कि टीचर्स शुड प्रोवाइड क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन ब्रेकिंग, एंड पेरेंट्स मस्ट टेल चिल्ड्रेन that science is the pursuit of truth and true picture of the world. Believing in science may well lead children to the belief system of their elders. Science is a universal. Just look up, science is universal. Just look up the path research conducted by S.N. Bose और C.V. Raman और S. चंद्रशेखर। अब यहाँ पर थ्रू आउट क्या बताने की कोशिश की गई साइंस के बारे में? परज्यूट ऑफ ट्रुथ अगर हमें देखना है, सत्य को अगर हमें ढूंढना है तो हमें साइंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर हमें सही पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड चाहिए तो भी हमें साइंस चाहिए देखने के लिए, समझने के लिए। इवन जो अपने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं एल्डर्स के, उसमें भी अगर हम देखें तो हमें एक बिलीफ क्रिएट करना है इन साइंस। इट विल लीड द चिल्ड्रेन टू बिलीफ सिस्टम्स ऑफ द एल्डर्स। और साइंस इज यूनिवर्सल, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ दिया है कि साइंस जो है वो यूनिवर्सल है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे S.N. बोस, C.V. रमन और S. चंद्रशेखर जैसे साइंटिस्ट ने आपने इस चीज़ पे फोकस किया और बहुत ही तगड़ी रिसर्च की है। बहुत ही अगर आप देखो तो पास्ट में अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छी साइंस में हमने रिसर्च की थी थ्रू आउट। तो साइंस के बारे में थ्रू आउट बात की गई है। यहाँ पे तीनों प्रिमाइसेस साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस इज यूनिवर्सल, ये हमें पता चल चुका है। साइंस इज परज्यूट ऑफ ट्रुथ, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, वी हैव टू बिलीव इन साइंस बिकॉज वी हैव टू मैनिफेस्ट इन द बिलीफ सिस्टम ऑफ आवर एल्डर्स, ये भी हमें पता चल चुका है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं, क्या कंक्लूजन हो सकता है इसका। तो हम फिर वही करेंगे, देयरफॉर लगा के शुरू करेंगे। देयरफॉर
पहला ऑप्शन पे लगाएंगे देयरफॉर द साइंटिफिक ट्रूथ एंड नॉलेज होल्ड्स एवरीवेयर इन डीप स्पेस एंड टाइम एज वेल। भाई साइंस इज यूनिवर्सल, ये तो आपने बताया हमें लास्ट में, लास्ट प्रेमाइज जो था वो हमें बताता था साइंस इज यूनिवर्सल। पहला प्रेमाइज बताता था कि साइंस इज परज्यूट ऑफ ट्रुथ। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर दोनों चीजें एक होती हुई दिख रही हैं, साइंस ट्रुथ और नॉलेज की बात कर रहे हैं और उसकी सारी नॉलेज एवरीवेयर इन डीप स्पेस यानी यूनिवर्सल की बात हो रही है। तो ये दोनों को समअप करता हुआ आंसर है, काफी लाइकली आंसर है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं, हम इसको एक लाइकली आंसर लेके बैठ जाते हैं, बकेट लिस्ट में डाल देते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी देखते हैं, चिल्ड्रन हैव द राइट टू डिस्कवर द ट्रुथ ऑफ नॉलेज। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ जब तीनों प्रेमाइज पढ़ूं और मैं लिखूं देयरफॉर द चिल्ड्रन हैव द राइट टू डिस्कवर द ट्रुथ ऑफ नॉलेज? जी नहीं, ये तो एक इन्फ्रेंस हो सकता है। बिल्कुल हमने पहले प्रेमाइज से ये इन्फर कर सकते हैं कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ट्रुथ क्या है, नॉलेज का ट्रुथ क्या है, विजडम क्या है। ऑब्वियसली बात है वो साइंस पढ़ेंगे तब वो समझेंगे। पर थ्रू आउट तीनों प्रेमाइसेस साइंस के बारे में बात कर रहे थे, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। पर क्या ये आंसर हमें ये चीज को प्रूव करता हुआ दिख रहा है? जी नहीं, ये एक इन्फर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये परफेक्ट कंक्लूजन नहीं हो सकता। अब हम लिख देंगे देयरफॉर पेरेंट्स शुड नॉट डिमांड ओबीडियंस फ्रॉम चिल्ड्रन रादर शुड एनकरेज देम टू प्रूव दैट ऑल वी डू। ये तो बिल्कुल वेवर्ड सुपरफ्लुअस आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता। साइंस देयरफॉर साइंस कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रोसेस इन द वर्ल्ड, बहुत ही लाइकली आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत ही लाइकली आंसर होगा, काफी तगड़ा आंसर हो सकता है ये। पर क्या हमने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन की बात की थी? क्या किसी प्रोसेस को समझाने की बात की थी? हमने तो ट्रुथ के बारे में बात की थी, हमने परज्यूट ऑफ ट्रुथ की बात की थी। हमने क्यों साइंस हर चीज एक्सप्लेन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या गॉड को आज तक हम एक्सप्लेन कर पाए साइंस के द्वारा? नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये लैक कर जाएगा, कहीं ना कहीं ये कुछ पॉइंट्स मिस कर जाएगा, तो ये भी आंसर हम नहीं टिक कर सकते। द यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ साइंस इज नॉट वैलिड इन आउटर स्पेस। अब ये तो कॉन्ट्ररी हो गया, हमारे जो भी हमने अभी तक पैसेज में बोला उससे बिल्कुल ही अलग चले गए। आप बोल रहे हैं आउटर स्पेस के बारे में बात करने चले गए, इसके बारे में तो कोई नहीं बोल सकता कुछ भी। आउटर स्पेस में ना हम कभी गए हैं, अभी तक हमने इतना ज़्यादा स्पेस शोध भी नहीं किया है, ना रिसर्च किया है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, ये अनलाइकली आंसर है। तो इन द लाइट ऑफ बी सी डी एंड ई बीइंग एलिमिनेटेड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा मैंने बताया था ना, कॉन्ट्ररी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा एम्बिग्युअस क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल। और अब ये बात आप समझ चुके हैं कि क्यों, तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे और इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। ये रहा इसका सोल्यूशन, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और मैं फिर तेजी से बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। इन द क्वेश्चन बिलो अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स व्हिच मे और मे नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, अब यहाँ इन्फरेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं पैराफ्रेज के सामने और ये पूछा गया इसमें से कौन सा इन्फरेंस है और कौन सा नहीं है। थोड़े से लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, यानी हमें सारे ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, पैसेज के भी सारे प्रीमाइसेस ध्यान से देखने पड़ेंगे और ये देखना होगा कि मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में मेरे को क्या क्या इन्फर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इन्फरेंसेस क्या होते हैं? इन्फरेंसेस सेमी कंक्लूजन्स होते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। हम अगर 7 या 8 प्रीमाइसेस दिए हैं और उनमें से शुरू के 1 या 2 प्रीमाइसेस में से हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे तो वो हमारा इन्फरेंस होगा। ठीक है, यानी हम कुछ जो डिड्यूस कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं वहां से, उसको हम इन्फरेंस की श्रेणी में डालेंगे। एट द हार्ट of the current slowdown is the process of cleaning up of non-performing assets। यहाँ बैंकिंग के जो NPAs होते हैं उसके बारे में कुछ बात हो रही है। अब यहाँ बोला गया है कि जो अभी ये स्लो डाउन चल रहा है, एट द हार्ट ऑफ द करंट स्लो डाउन इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इट हैज कंसिडरेबली वीकेंड द बैलेंस शीट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स एज वेल एज बैंक्स। ठीक है, बहुत सारे NPAs हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोग लोन नहीं चुका पा रहे स्लो डाउन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत से कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स गड़बड़ा गई हैं। As the cleanup process progresses and measures are taken to strengthen the bank balance sheet, growth is bound to pick up। अगर हम उस पर काम करेंगे, RBI या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें मेजर्स लेंगे, कुछ फाइनेंशियली कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, तो हम अपनी बैंक बैलेंस शीट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड ग्रोथ विल बाउंड टू बी पिक अप। इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट शुड रिमेन फोकस ऑन इट्स लॉन्ग टर्म रिफॉर्म एजेंडा। गवर्नमेंट को अब इस समय क्या करना है? गवर्नमेंट को अदरवाइज क्या करना है? उनको लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, उन्हें छोटे छोटे NPAs के बारे में नहीं सोचना है। ये इस ऑथर ने बताया है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में गवर्नमेंट सोचे और छोटे मोटे सॉल्यूशंस बैंकिंग वाले लोग सोच सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फर हो सकता है। स्टेटमेंट देखेंगे बहुत तेजी से, क्या क्या हम इन्फर कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वीकेन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल सिस्टम्स। क्या ये मैं इन्फर कर सकता हूँ?
जी हाँ, बिल्कुल क्लियर इन्फरेंस है कि एनपीएस जो है वो बैलेंस शीट्स को वीक कर देते हैं। तो हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने पहले प्रीमाइस में ये बात बोली और फिर सेकंड प्रीमाइस में ये चीज़ बोली कि बैलेंस शीट्स बैंक्स की कम अच्छी दिख रही हैं बिकॉज ऑफ एनपीएस, उनका सोल्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन्फर होता हुआ दिख रहा है, क्लियर इन्फरेंस है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट कैन हेल्प देम इन रिमूविंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स। क्या ये हमने कहीं कहा है अभी तक? हमने तो ये कहा कि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रूल बुक से हटाना है, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया कि एनपीएस जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में आ जाएंगे, जी नहीं, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया। हमें बस ये बताया गया कि अगर हम कुछ फाइनेंशियल मेजर्स अभी शॉर्ट टर्म में ले लेंगे, शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल नहीं किया, वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है शॉर्ट टर्म, पर उन्होंने क्लियर बोला कि कुछ फाइनेंशियल मेजर्स जो हैं वो लेने के बाद हम एनपीएस हटा सकते हैं। और गवर्नमेंट को क्या फोकस करना चाहिए? उन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बारे में फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ इन्फर नहीं हो सकती क्लियरली, हो सकता है इसका कोई रिलेशनशिप हो भी, बट मेरे पैसेज में ये प्रूव होता हुआ नहीं दिखा कहीं पे भी। आपने बस बोला इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम वॉज द कीवर्ड देयर। आपने बोला इन द मीन टाइम, मतलब जब तक ये सब कुछ हो रहा है तब तक गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे ही काम करना चाहिए। इसका मतलब यही था। इन वहाँ पर जो पूरा भार था वो मीन टाइम पे डिपेंड हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही हो आपको, ठीक है। कैसे हमने डिफरेंशिएट किया कि जो पहले के प्रेमाइसिस थे वो कुछ और कह रहे थे और लास्ट प्रेमाइस बिल्कुल ही अलग हो गया, वेवर्ड हो गया और अलग चला गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इन्फर नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे तीसरा, ग्रोथ विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल इफ द बैंक्स आर क्लीन्ड अप विद द मेस ऑफ एनपीएस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने पहले भी बोला, आपने थर्ड प्रीमाइस में ये बात बोली कि अगर आप एनपीएस को हटाएंगे बैलेंस शीट में से तो ग्रोथ इज बाउंड टू पिकअप, ठीक है। ये तो आपने बोला, ये क्लियर बोला, हम देख सकते हैं पीछे जाके, अभी हम देख सकते हैं कि ग्रोथ की बात की गई थी, यहाँ क्लियर बोला गया था ग्रोथ इज बाउंड टू पिकअप। तो ये इन्फर हो रहा है यहाँ से क्लियरली, बहुत ही क्लोज आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमारा क्या इन्फर हो गया? हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 नहीं है, स्टेटमेंट 3 हो रहा है। ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। आपने बोला ग्रोथ अगर होगी, अगर बैलेंस शीट अच्छी होगी तो ग्रोथ होगा, एनपीएस कम होंगे तो बैलेंस शीट अच्छी होगी, तो तीनों जुड़े हुए हैं आपस में, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। यानी 1, 3 और 4 क्लियर इन्फरेंसेज हैं। फिफ्थ कहता है गवर्नमेंट कैन राइट ऑफ एनपीएस फ्रॉम बैंक्स बैलेंस शीट्स, एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज। क्यों? बिल्कुल कहीं आपने नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला कि गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो एनपीएस हटा सकता है बैंक बैलेंस शीट्स में से, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा हमने कभी सुना भी होगा या होता भी होगा तो इसमें पैसेज में ऐसा कोई लॉजिकली नहीं दिया हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, ये इन्फर होता हुआ प्रूफ नहीं आ रहा है इन प्रीमाइसिस में से। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि क्यों 2 और 5 आंसर्स नहीं होंगे और 1, 3 एंड 4 क्लियर आंसर्स होंगे। तो हम किस पे टिक करेंगे? जहां हमें ऑप्शन मिलेगा 1, 3 एंड 4, तो हमारा आंसर होगा ए नहीं हो सकता, बी बिल्कुल हो सकता है, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, ठीक है। आई होप आपको एक जिस्ट मिल रहा हो कि किस तरीके के सवाल काउंटर होने वाले हैं आरआरबी मेंस में आपके। इसका सोल्यूशन अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप पॉज करके, और मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पैराग्राफ इज गिवन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस, each giving a conclusion which may or may not follow. Choose the one which reflects the conclusion that follows. यहाँ फिर conclusion की बात की गई है। Most of the citizens' complaints are non-cognizable and minor in nature. Induction of trained social workers and counselors in police station will do justice to them. This will allow police officers to concentrate on crime and law and order issues. ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सिटीजन्स की जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स आप देखोगे ज़्यादातर वो नॉन कॉग्निजेबल होती है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही सीवियर नहीं होती हैं कि किसी का अरेस्ट हो जाए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पर किसी का अरेस्ट हो जाता है, जहाँ पर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, बहुत ही सीवियर क्राइम होता है, बहुत ही वायलेंट क्राइम होता है, ठीक है। जहाँ नॉन कॉग्निजेबल वो बहुत ही माइनर इन नेचर होता है, ठीक है। अब अगर हम कुछ पुलिस स्टेशन में सोशल वर्कर्स या काउंसलर्स को बिठा दें और वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, जैसे छोटे मोटे जो टसल्स होते हैं लोगों के आपस में उनको सॉर्ट आउट वहीं कर दें, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, बड़े बड़े जो क्राइम्स हो रहे हैं, सिंडिकेट क्राइम्स होते हैं, उन पे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है, और शांति बना पाएंगे माहौल में। छोटे मोटे क्राइम्स उनके हाथ में दे दो, सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स के हाथ में दे दो, और पुलिस ऑफिसर्स अपने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है, क्राइम प्रोसेशन को कम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ बताया गया है कि क्या कंक्लूड किया जा सकता है, सिर्फ एक कंक्लूजन होगा, ठीक है। 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द बेसिक एनवायरनमेंट ऑफ पुलिस स्टेशन ऑल ओवर द कंट्री इज वन इनिशिएटिव दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ये एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन जरूर लग रहा है, ठीक है ना, पर क्या यहाँ देयरफॉर लगा के मैं अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा देयरफॉर ट्रांसफॉर्मिंग द बेसिक एनवायरनमेंट ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बात की गई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। कैसे? सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स को इंट्रोड्यूस किया आपने पहला तथ्य ये बोला कि अगर हमको छोटे मोटे क्राइम्स जो आते हैं उनको अगर हमें सॉर्ट आउट करना है तो हम वहाँ पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स को मैदान में रखेंगे और उनको सॉल्व कराएंगे उनसे प्रॉब्लम और पुलिस स्टेशन के अंदर, ताकि उसका एनवायरनमेंट सही हो सके और बड़े बड़े जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर सकती है इसके बाद उनको टाइम मिलेगा। काफ़ी लाइकली आंसर हो सकता है ये ऑप्शन बी। Therefore, trained social workers and counselors will add more cost to the police station and the government। जी नहीं, यहाँ कॉस्टिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई है, कॉस्टिंग की कोई बात नहीं हुई है, ना टाइम वेस्ट की कोई बात की गई है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, therefore the police officers are overburdened by cognizable and serious crimes। हाँ, ये तो हम इन्फर कर सकते हैं, पर क्या ये मेरा परफेक्ट कंक्लूजन हो सकता है? हमें ये तो पता ही है कि पुलिस ऑफिसर ओवरबर्डनड होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की वजह से, पर क्या नॉन कॉग्निजेबल की वजह से भी ओवरबर्डनड होते हैं? ये तो होता ही है, तभी तो हमने ये बोला, तभी हमने बोला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए तो आप सोशल वर्कर रख लीजिए, वो ओवरबर्डनड तो है ही है कॉग्निजेबल से भी और नॉन कॉग्निजेबल दोनों चीज़ों से। तो यहाँ थोड़ा वेवर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉन कॉग्निजेबल के बारे में नहीं बोला आपने, सिर्फ सीरियस क्राइम्स के लिए बोला, तो ये थोड़ा सा अनलाइकली आंसर हो जाएगा लास्ट में, ये इसकी वजह से। अगर आपने यहाँ दोनों चीज़ें लिखी होती, कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। चौथा क्या कहता है? द सिटीजन्स मेडल ओवर पिटी इशूज एंड एंगेज द पुलिस ऑफिसर्स फॉर पिटी इशूज। ये इन्फर हो सकता है, बिल्कुल क्लियर इन्फरेंस है, बट क्या मेरा परफेक्ट कंक्लूजन हो सकता है इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए? नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता। हाँ, ये इन्फर हो सकता है कि सिटीजन्स जो है छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं, पिटी ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेकर के वो झगड़ा करते हैं, बिल्कुल ये इन्फरेंस है, ये एक कंक्लूजन नहीं है हमारा, परफेक्ट कंक्लूजन ओवरऑल नहीं है। सेपरेशन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर इज द नीड ऑफ द आवर। जी नहीं, ये तो बड़ा सुपरफ्लुअस आंसर होगा। क्या क्राइम इन्वेस्टिगेशन को हम सेपरेट कर दें लॉ एंड ऑर्डर से? जी नहीं, ये तो बहुत ही अवेवर्ड आंसर होगा और कहीं पैसेज में भी इसका कोई खास जिक्र नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा कि सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हमारे मेन पुलिस स्टेशन में बैठते हैं वो सीरियस क्राइम्स लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोलना कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर से अलग होता है, इज द नीड ऑफ द आवर, जी नहीं, ये तो रॉन्ग आंसर होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली बी सी डी ई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन ए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर होगा और क्लियर आंसर होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पोस्ट किया गया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करूँगा। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या इस सेशन से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ यूज़फुलनेस आपको मिली है, कुछ क्लियरिटी और आई हो, सवाल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। छोटे छोटे कीवर्ड्स हमें आंसर निकाल के दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर थोड़ा वोकैबुलरी आपकी और महसूस आपको होगा कि और अच्छी होती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा, आपकी जैसे अब डिमांड होगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।